हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर क्लास 9 फिजिक्स में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये हमारे इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। अभी तक हम लोग फोर्स, इनर्शिया एंड न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन के ऊपर फोकस करेंगे। चलिए देरी ना करते हुए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोमेंटम, या आप कह सकते हो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। इट रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कुल मिलाकर कितनी मोशन, कितनी उसकी क्वांटिटी है, मोशन की कितनी क्वांटिटी है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसका क्या मीनिंग है, मोशन की क्वांटिटी, इसका मीनिंग क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, किसी बॉडी को एक सेकंड में अगर रोकना मुश्किल होता है तो उसके पास उतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है। अगर रोकना आसान है तो उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन की वैल्यू कम है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक की बॉल है जो हम बचपन में खेला करते थे, वो आपके पास आ रही है विद सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, तो मान लीजिए चलिए 5 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ आ रही है। आपको उसे रोकना है इन 1 सेकंड। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप लोग बड़ी आसानी से ही उसे रोक पाओगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास एक ट्रक चलता हुआ आ रहा है with the same velocity, that is 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आप लोग उसे आसानी से रोक पाओगे इन 1 सेकेंड? आंसर इज क्लियरली नो। तो कंसेप्ट क्या है कि कंपैरिजन किया जाएगा किसका, प्लास्टिक बॉल का ट्रक के साथ। ट्रक को रोकना मुश्किल था, इसका मतलब ट्रक का मोमेंटम ज्यादा था, दोनों की वेलोसिटी सेम थी। तो फर्क कहां पे आया? फर्क आया उनके मास में। इट मीन्स दैट जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उस बॉडी का मोमेंटम भी उतना ज्यादा होगा। अब उल्टा करते हैं, अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब मैं दोनों बॉडीज का मास सेम रख दूंगा। चलिए मेरे पास 2 रबड़ की बॉल्स हैं। एक बॉल छोटे से बच्चे ने फेंकी, ठीक है, 2-3 साल के बच्चे ने आपकी तरफ फेंकी। दूसरी बॉल किसी पेसर ने फेंकी, क्रिकेट में पेसर है, क्रिकेटर है कोई, उसने बॉल आपकी तरफ फेंकी। किस बॉल को रोकना आसान होगा? डेफिनेटली जिस बॉल को किसी बच्चे ने फेंका है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कम है या उसकी वेलोसिटी कम है। कंपैरिजन करो, बॉल्स एक जैसी थी, दोनों का मास सेम था, तो फर्क कहां पे पड़ा? दोनों की वेलोसिटी में फर्क पड़ा। इट मींस दैट अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। मींस दो फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर 1 मास एंड नंबर 2 वेलोसिटी, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज है जो डिसाइड करती हैं कि किसी बॉडी का मोमेंटम कितना होगा या किसी बॉडी में कुल मिला के मोशन की कितनी क्वांटिटी है। मीन्स क्वांटिटी ऑफ ए मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी is measured in terms of momentum and it depends upon mass of the body and velocity of the body. जितना मास ज्यादा उतना मोशन ज्यादा, या क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा मीन्स उतना मोमेंटम ज्यादा। जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतनी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा मीन्स उतना मोमेंटम ज्यादा। सो आई कैन से दैट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। जितना मास ज्यादा उतना मोमेंटम ज्यादा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा उतना मोमेंटम ज्यादा। P इज अ सिंबल ऑफ मोमेंटम। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हम कहते हैं कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का कोई झगड़ा होता नहीं है, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोमेंटम यानी कि P इज इक्वल टू m इंटू वी। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको लिखने का जो परफेक्ट वे होगा वो आप लिखोगे P इज इक्वल टू m इंटू वी। फैक्टर यहाँ पे डाल दोगे। यहाँ पे आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? बेटा जिस तरफ बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी तरफ बॉडी का मोमेंटम भी होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके यूनिट्स क्या है। आमतौर पे इसके एसआई यूनिट से डिस्कस किए जाते हैं। तो मास किलोग्राम में और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड बन जाएंगे। अगर आपको इसके सीजीएस यूनिट्स लिखने हो
ये बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसके यूनिट्स बन जाएंगे, राइट। तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, P इज इक्वल टू m इंटू वी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिस तरफ बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी तरफ ही बॉडी का मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम के यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा, किस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम या ज्यादा होगा। लेट अस थिंक ऑफ एक बॉल, मेरे जैसे बंदे ने बॉल फेंकी, ठीक है, नेचुरली उसका मोमेंटम कम होगा एज कंपेयर टू अगर कोई ट्रक चलता हुआ आ रहा है। और बुलेट के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। अब बुलेट का इशू क्या है, बुलेट का मास कम है बट उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब ये कहना या ये कंपेयर करना तो बड़ा मुश्किल होगा कि ट्रक और बुलेट को कैसे कंपेयर करें, है ना। तो हमें वैल्यूज, डाटा, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बट हाँ, बॉल और बुलेट के मोमेंटम को आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि बुलेट का मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा एज इट्स स्पीड इज मच मच लार्जर देन स्पीड ऑफ द बॉल, और ट्रक का मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा बॉल के मुकाबले में। इन जनरल मैं मान सकता हूँ ट्रक का मोमेंटम बुलेट के मुकाबले में भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करके देखें, बुलेट आमतौर पर 20, 30, 50 ग्राम की होगी। 50 ग्राम की बुलेट है और मान लीजिए बच्चों ये डबल स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर रही है, लगभग 600 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो बुलेट का मोमेंटम ये ग्राम में है, तो इसे बच्चों किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 से हमने इसे डिवाइड कर दिया और यूनिट्स बन गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये 3 जीरोस कट गई हैं बेटा, तो ये मेरे पास आ गया 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ गया मोमेंटम ऑफ बुलेट। बट अगर ट्रक का मोमेंटम देखें, ट्रक का भार, भैया कार का मास ही 1300 किलोग्राम 1500 किलोग्राम होता है, ट्रक उससे 5 गुना लगा लो, कम से कम 5 गुना, कम से कम है। तो 7000 किलोग्राम का आप मान लो कि आपके पास ट्रक है, तो मान लीजिए भैया वो ट्रक सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो कंपैरिजन कितना कंफर्टेबली हो गया है। सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भैया किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। वेरी मच क्लियर दैट momentum of truck will be much larger than momentum of bullet, right? चलिए आगे चलते हैं। लीजिए, लीनियर मोमेंटम की एक और स्लाइड है, वैसे इसके बारे में काफी डिस्कशन हो चुकी है। देखो बेटा, जब किसी बॉडी के, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आता है, तो उस केस में हमने एक पॉइंट स्पेसिफाई किया था कि जब हमने मोमेंटम को मेजर करना है, हमने कहा था कि भाई टाइम 1 सेकंड चाहिए, 1 सेकंड में ही गाड़ी को रोकना है, 1 सेकंड में ही बॉल को रोकना है। बट इन जनरल हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को रोकना है, रोकने के लिए वी नीड टू अप्लाई फोर्स। अगर रोकने के लिए फोर्स कम लगानी है तो टाइम ज्यादा चाहिए, अगर टाइम कम है तो नेचुरली फोर्स ज्यादा लगेगी। मीन्स कंसेप्ट ये है कि फोर्स कितनी लगती है टू चेंज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट विल डिपेंड अपॉन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज टाइम टेकन टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, बट मोमेंटम के साथ साथ कितने टाइम में ऑब्जेक्ट को रोकना है या उसके मोमेंटम में चेंज लाना है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा अगर हमें फोर्स के बारे में बात करनी है। What I want to do here, what I want to introduce here, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बॉडी के मोशन में अगर आपको डिस्कस करना है तो मोमेंटम इज ओके, बट अगर उस मोमेंटम को चेंज करना है वी नीड टू अप्लाई फोर्स। एंड कितनी देर के लिए वो फोर्स अप्लाई की गई, कितने टाइम के लिए वो फोर्स अप्लाई की गई, दैट विल डिसाइड कि मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। मीन्स यहां से जो मैं बात करना चाहता हूं, फोर्स, मोमेंटम में आए हुए चेंज और टाइम, इन तीनों क्वांटिटीज को आपस में लिंक कर रहा हूं, ठीक है। आप एक बार एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक बॉल आपकी तरफ आ रही है बड़ी तेजी से, ठीक है, आप उस बॉल को ऐसे एकदम से हाथों को स्टिफ करके कैच करते हो तो चोट लगती है, ज्यादा चोट लगेगी। एक आप लंबा हाथ करके कैच करते हो तो चोट ना के बराबर लगेगी, पता भी नहीं लगेगा कि बॉल कब कैच हो गई। फर्क कहां पे आ रहा है, बॉल तो वही थी, उसी मोमेंटम से आ रही थी, बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉल का फाइनल मोमेंटम भी 0 है। तो बॉल के मोमेंटम में चेंज दोनों केसेस में, चाहे आपने ऐसे पकड़ा और चाहे आपने ऐसे पकड़ा, दोनों केसेस ही बॉल के मोमेंटम में चेंज सेम आया। फर्क कहां पे आया, एकदम से टाइम बड़ा कम था
दूसरी बात टाइम बड़ा ज्यादा था। तो फर्क कहाँ आया, उस मोमेंटम को चेंज करने वाले टाइम में फर्क आया। और दोनों केसेस में आपके हाथ पे लगने वाली फोर्स या कह लो चोट, ठीक है, वो डिफर कर रही थी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टाइम। सो कंसेप्ट इज, जब मोमेंटम को चेंज करना है, चेंज करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स कितने टाइम के लिए लगी वो भी हमारी कैलकुलेशन में कंसिडरेबल होगा। फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी कि मोमेंटम में चेंज कितने टाइम में आया। राइट, तीन टर्म्स बार बार दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार वही चीज बोल रहा हूं, फोर्स, चेंज इन मोमेंटम, टाइम, फोर्स, चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम। ये क्यों बोल रहा हूं भाई, क्योंकि यही तो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनेगा। न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन की डेफिनेशन रट्टा मार लीजिए, स्कूल में डायरेक्ट पूछी जाएगी। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड unbalanced force, and this change in momentum take place in the direction of applied force. देखो बच्चों, क्या कह रहा हूं कि किसी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, या कह लो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये सही शब्द होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, दिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा सिंबल हम यूज करते हैं चेंज के लिए, डेल्टा पी हो गया चेंज इन मोमेंटम, टी होता है टाइम, डेल्टा टी हो गया चेंज इन टाइम। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, इसको कंबाइंडली बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, और मोमेंटम में चेंज उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की है। मींस डायरेक्शन की बात हो रही है, जिसका मतलब क्या है बच्चों कि हम दोनों तरफ वेक्टर्स डाल सकते हैं। आइडियल डेफिनेशन में दोनों तरफ वेक्टर्स आएंगे। क्लियर। और ये फोर्स कौन सी होगी बच्चों, ये हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। अनबैलेंस्ड फोर्स भी कह सकते हो, या आप नेट फोर्स भी कह सकते हो, वो फोर्स जो बॉडी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक है, अगर फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई, नेट फोर्स ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो है, तो वो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं ला सकती। राइट, तो unbalanced force is directly proportional to rate of change of linear momentum, and change in momentum take place in the direction of applied force. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाएगी उसी डायरेक्शन में ही मोमेंटम में चेंज आएगा। तो इसको थोड़ा सा जगह बना के शिफ्ट करते हैं ऊपर और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राइट, अब यहां पर बच्चों हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के। आप लिख सकते हो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, के से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लिख सकते हो के रिप्रेजेंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, के रिप्रेजेंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। राइट, और टू अ गुड लक, ये अच्छी बात है, जब न्यूटन अंकल ने इसको डिफाइन किया, ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू 1 थी, तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। के को मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, हियर के इज इक्वल टू 1। राइट, तो ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बन जाता है। और यकीन मानो मैंने 2 लाइनों में ये सारा इतना सा 2 लाइनों में खत्म कर दिया, बट इसकी एप्लीकेशन इनफाइनाइट है। मीन्स अगर आप +1 में साइंस ऑप्ट करते हो, मेडिकल या नॉन मेडिकल ऑप्ट करते हो, तो कई 100, इनफैक्ट कम कह रहा हूं, कई हजार क्वेश्चन आप इसी के आसपास करोगे। ठीक है, इसको हम अगली स्लाइड में भी ड्राइव करेंगे, और इसको चेंज करके ये लिखा जा सकता है। आगे हम ड्राइव करेंगे ये रिजल्ट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखना, ये जो फोर्स है दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, या आप इसे कह सकते हो नेट फोर्स। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। राइट बच्चों, ये अभी हमने डेरिवेशन नहीं की है, अभी करने वाले हैं, आज ही डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए। फोर्स याद रखिएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, इसके एसआई यूनिट्स होते हैं
न्यूटन, एंड इसके न्यूटन में अगर पूरा न्यूटन लिखते हो तो एन स्मॉल आना चाहिए, अगर अकेला एन लिखते हो तो वो कैपिटल आना चाहिए। इसके सीजीएस यूनिट्स बच्चे होते हैं डाइन, DYNE, राइट, डाइन। इन दोनों में रिलेशन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है, और इसके डायरेक्ट याद रखना सेहत के लिए लाभदायक है। इसको याद रखना सेहत के लिए लाभदायक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। लीजिए, मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन से ये प्रूव करना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, जो रिजल्ट मैंने अभी अभी लिखा था। चलिए, इसके लिए हम एक कहानी मान के चलते हैं कि सिचुएशन क्या है। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ध्यान रखना, अगर आप ये थ्योरी वाला पार्ट एग्जाम में लिख के नहीं आते तो टीचर डेफिनेटली आपके नंबर कुछ ना कुछ काटेगा ही काटेगा। तो जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ या जो आप समझ के कर रहे हो, उसी चीजों को सेंटेंस के फॉर्म में इंग्लिश में लिख के आना है। तो इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, राइट, वेलोसिटी है u, और शुरू में बात कर रहे हैं तो टाइम कितना मान लेते हैं, 0। एंड इस बॉडी के ऊपर हम लोगों ने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी, हम आसान रखने के लिए मान लेते हैं कि उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई। तो जिससे क्या हुआ, जैसे जैसे बॉडी आगे जाएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी, और t टाइम बाद मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी हो गई है v, ठीक है। बॉडी की डायरेक्शन में, सॉरी, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई की जा रही है। तो इस अजम्पशन के अंडर बड़ा क्लियर है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। ये जनरल डिस्कशन के लिए है, समझाने के लिए है कि सब कुछ इधर ही चल रहा है, ठीक है। इसका हमारी डेरिवेशन के साथ एज सच कोई लेना देना नहीं है। मींस अगर उल्टा भी होता कि बॉडी इधर जा रही है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती, तब भी हमारा रिजल्ट ऐसे ही 100% वैलिड रहता, राइट। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था और कुछ नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अच्छा, जो टर्म्स यहाँ पे लिखिए एक बार देखिए, क्या यहाँ पे मेंशन किया गया। मैंने मेंशन किया था बॉडी का मास m है, मैंने कहा बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मैंने कहा बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, ये आ गया। फिर मैंने कहा बॉडी की वेलोसिटी v हो गई है, बॉडी की वेलोसिटी v हो गई है, बॉडी की वेलोसिटी t टाइम में v हो गई है, बॉडी की वेलोसिटी t टाइम में t हो गई है, t टाइम में v हो गई है, एंड वी आर अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स f। ये मेंशन कर रखा है कि वी आर अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स f। तो जो लिखा है बस वही आपको इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम। जब फोर्स अप्लाई करनी शुरू की तब मोमेंटम की वैल्यू क्या थी। इनिशियल मोमेंटम को आप सिंबल PI से लिख सकते हो। मोमेंटम का फार्मूला अभी अभी आपने m इंटू वी पढ़ा, इस बार वेलोसिटी की वैल्यू हमने u लिखी है, तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम विल बी mu। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, PF, और फाइनल मोमेंटम की वैल्यू बच्चों हमारे पास होगी m इंटू वी। तो अगर मुझे यहाँ पे ढूंढना हो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना है, mv, इनिशियल मोमेंटम कितना है, mu। हमें जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है, ठीक है, वो क्या बताता है भाई, यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या बताता है, फोर्स, अच्छा वेक्टर छोड़ देते हैं, वो हमें पता ही है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो बताता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of linear momentum, means change in momentum upon time taken for that change, change in momentum upon time taken, ठीक है।
अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब हमारे इस केस में चेंज इन मोमेंटम कितना आया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी थी, एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम टेकन। कितनी देर के लिए फोर्स अप्लाई की गई, टी टाइम के लिए, और टी टाइम में ही तो मोमेंटम में चेंज आया है भाई, तो बाय टी कर देंगे। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा v माइनस यू बाय टी, ये बन जाएगा, राइट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, पुरानी यादों में मोशन वाले चैप्टर में जाओ तो आपको याद होगा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो मेरे पास आएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे k की वैल्यू, k इंटू एम बाई ए, एम इंटू ए, सॉरी। यहाँ पर जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि k की वैल्यू 1 होगी। अगर k की वैल्यू 1 है तो फोर्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हमने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया, हमने बना दिया भैया F इज इक्वल टू एम ए। बट इस डेरिवेशन में ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स है, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। M stands for mass and A stands for acceleration, राइट बच्चों, परफेक्ट। लीजिए यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के यूनिट्स क्या है बेटा, हमने अभी भी लिखा F इज इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, मास को पुट करता हूं 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन को पुट करता हूं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दैट केस फोर्स विल बी कॉल्ड 1 न्यूटन, ठीक है। मीन्स 1 न्यूटन फोर्स कौन सी फोर्स होगी, 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पैदा कर दे। 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट of force that produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखना हो, वैसे तो आपको समझ में आ गया, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। 1 किलोग्राम, इसके ऊपर हमने अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी। ये इसके बेटा कौन से यूनिट्स है, SI यूनिट्स है, बट इसके CGS यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है और उनके बीच में रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, SI और CGS के बीच में। तो बेटा अगर CGS यूनिट्स लिखने हो तो मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को ग्राम में पुट करेंगे और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इधर फोर्स के यूनिट्स बन जाएंगे डाइन। तो अब मैं डेफिनेशन क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स को 1 डाइन कहा जाएगा अगर ये 1 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते, परफेक्ट। इसके अलावा बच्चों इसके कुछ ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होते हैं, वो होता है 1 किलोग्राम वेट, ठीक है, या 1 किलोग्राम फोर्स, ये भी लिखते हैं, ये एडिशनल नॉलेज के लिए है। ये 9.8 न्यूटन होता है। ऐसे 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स भी होते हैं और ये हमारे पास 980 डाइन के बराबर होता है। अब चाहो तो इन वैल्यूज को याद रख सकते हो। वेल इंपॉर्टेंट जो है वो है रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो हम 1 न्यूटन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। 1 न्यूटन कितना था, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन, 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो 1 न्यूटन, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। तो 1 न्यूटन कितना आ जाएगा, 10⁵ मल्टीप्लाई बाय ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास डाइन के बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाइन। तो 1 न्यूटन हमारे पास बच्चों हो जाएगा 10⁵ डाइन, परफेक्ट।
दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस ए मेथड टू मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसमें हमने क्या कहा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। वो बताता है कि फोर्स है क्या, फोर्स कौन सा एजेंट है, कौन सा पुश या पुल है। वो क्या हमने कहा था, जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर दे। ठीक है, अब यहां पर न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन उसे मेजर करना बताता है कि भाई कैलकुलेट कैसे करना है कि किसी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगी, और उसके मुताबिक सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिक डेफिनेशन फोर्स की हमेशा यही रहेगी, या कह लो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही रहेगा, F is directly proportional to rate of change of momentum। उसे सिंप्लीफाई करते हुए जब हमने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट किया, we got force is equal to F is equal to mass into acceleration। लीजिए, ये वही एग्जांपल आ गई जो मैंने पहले डिस्कस की थी। भाई बॉल को पकड़ने के दो तरीके हैं, एक ऐसे करके, इस केस में क्या होगा, टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। देखते हैं कैसे, ये बात अभी डिस्कस करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, बाय डेफिनेशन चलते हैं तो ये था चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, या आपने अभी अभी पढ़ा मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों से एक ही बात है भाई, m इंटू वी माइनस यू बाय टी। अब बॉल को रोकना ही रोकना है, अगर रोकना ही रोकना है तो बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला बनेगा माइनस एम यू बाय टी। मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, 0 हटा के माइनस यू था, माइनस बाहर रख लिया। अब देखिए u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, m क्या है, बॉल का मास, ये वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब अगर आप टाइम बढ़ा लोगे तो नेचुरली फोर्स कम हो जाएगी। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है, तो अगर आप टाइम बढ़ा लोगे, कैच लंबा लोगे, तो डेफिनेटली फोर्स भी कम लगेगी। नेगेटिव साइन की चिंता मत करना, यहाँ पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है रिटार्डिंग फोर्स, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर रही है, उसमें रिटार्डेशन पैदा कर रही है, या उसके मोमेंटम को कम कर रही है, कुछ भी कह सकते हो। लीजिए, derivation of first law from second law, this is also important for your school exams। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेट अस डू दैट। तो बच्चों, कहानी वही लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का मास m है। दिस ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी से u, राइट, और हमने इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं की है, तो F की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है, 0। ये ध्यान रखना। अब देखते हैं कि अगर कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो कुछ देर बाद इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। शुरू करें। तो बच्चों, हमें पता है न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन यूज करते हुए हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड आपने मोशन चैप्टर में ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v माइनस यू बाय टी। कोई शक, कोई चिंता? इसके बाद इधर लेफ्ट साइड में F आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। इफ एक्सटर्नल फोर्स acting on the object is 0, if external force acting on the object is 0, then we can write down 0 is equal to m into v minus u by t, right? तो ये t उधर जाके 0 हो जाएगा, is equal to m into v by u। अब ये m भी इधर जाके 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू। देखो बेटा, ये मैं आप लोगों की भाषा में समझा रहा हूँ कि m उधर जाके 0 हो जाएगा, t उधर जाके 0 हो जाएगा, बट अगर ज्यादा अच्छे से ज्यादा मैथमेटिकल बोलना हो तो मैं ये कहूंगा कि इस रिजल्ट को, इस पूरे रिजल्ट को अगर 0 होना है तो m t या v माइनस यू में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। मास 0 हो नहीं सकता, टाइम 0 हो नहीं सकता, इनफैक्ट टाइम इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे टाइम इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता। तो अब एक ही ऑप्शन बचती है, वो ऑप्शन क्या बचती है कि v माइनस यू शुड बी 0, या
दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं v मस्ट बी इक्वल टू u, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जितनी की इनिशियल वेलोसिटी थी। फाइनल वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी। द पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, या दूसरे शब्दों में कहोगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। पर ये यूनिफॉर्म मोशन आया कब, जब हमने एक एग्जाम्पशन ली, हमने ये मान लिया कि भैया ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, ये भी कह सकते हो, इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। एंड दिस वाज बेसिक एसेंस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वो भी यही कहता है कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तब तक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। लो जी बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।